हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम और जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, इसका टॉपिक आज हमें पढ़ना है 7.3 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। मतलब कि वाटर पोल्यूशन एक्ट जो 1974 है वो हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम आज। जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है, सबसे पहले ये आया। ये एक्ट जो है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि वो प्रिवेंट कर सके और रेस्टोर कर सके वाटर को। अगर वाटर बॉडी में कोई ना कोई पोल्यूशन हो रहा है उसको वापस रेस्टोर वाटर बॉडी जैसी थी वैसे कर सके और कंट्रोल और प्रिजर्वेशन करे कि इसमें पोल्यूशन किसी टाइप का ना हो, कंट्रोल करे वाटर पोल्यूशन से। इसका ऑब्जेक्टिव यही था। ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था 1974 में। इसमें जो सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं। स्टेट और सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि वो फिर कल को इसको जो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये एक्ट को एनफोर्स कराने के लिए ये दो बोर्ड्स जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किए। इस एक्ट में 8 चैप्टर्स हैं और 64 सेक्शंस हैं। तो इसमें जो सेंटर और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका शॉर्ट फॉर्म है CPCB, हो गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और SPCB वो हो गया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ इसमें जो पावर्स हैं और फंक्शन जो हैं बोर्ड के, जो भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके कुछ मेजर पावर्स और कुछ ये जो इनके फंक्शंस हैं वो आज आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे उससे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है सेंट्रल बोर्ड का, ये सेंट्रल बोर्ड का जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करती है एक फुल टाइम चेयरमैन। इस बोर्ड का एक चेयरमैन होगा, वो चेयरमैन के पास एक नॉलेज होगी, बराबर प्रैक्टिस किया होगा उसने, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए। और वो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन किससे रिलेटेड है? इधर वाटर से रिलेटेड। तो इधर पे सेंट्रल गवर्नमेंट उस वाले बंदे को नॉमिनेट करेगी, उसको चेयरमैन बनाएगी जिसको इस वाटर से रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड पूरी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो उसको इससे रिलेटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो एक और चीज़ नॉमिनेट करती है, एक और बंदे को, एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी वो नॉमिनेट करती है जिसके पास सेम इसी तरीके से नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, साइंटिफिक इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट किस तरीके से जो पोल्यूशन हो रहा है वाटर का, ये सारे एस्पेक्ट्स को वो कंट्रोल कर सके, पूरी नॉलेज हो, साइंटिफिक नॉलेज हो उसके पास। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब सेंट्रल बोर्ड का होता है तो उसके अंदर जो मेंबर्स, चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी जो है वो नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब उनके टर्म्स और सर्विसेज जो होते हैं, कंडीशन इस मेंबर ऑफ द बोर्ड के, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कितने टर्म के लिए वो मेंबर, चेयरमैन किसी को कितने टाइम के लिए रखता है, वो उसके पास पूरी मतलब एक तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरफ से होल्ड रख सकता है कि वो टर्म्स और कंडीशंस उसके साथ कितना सर्विस देना है, किन टर्म्स पे उसको रखना है, किन टर्म्स पे उसकी जो मेंबर सेक्रेटरी है या चेयरमैन वो कौन सी कंडीशंस हैं कि इनको अपॉइंट करना है और कितने सर्विस लेनी है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जैसे भी सर्विसेज के लिए होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रख सकती है। उसके पास राइट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा राइट होता है कि वो कभी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड जो होते हैं इनमें जो मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं वो इनको कभी भी रिमूव कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी रिमूव इन मेंबर्स या चेयरमैन को एनी टाइम रिमूव कर सकती है विदाउट एनी रीजनेबल नोट्स। ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो कोई नोट्स दे, उसके बगैर भी वो उनको रिमूव कर सकती हैं। अब हम देखेंगे सेंट्रल बोर्ड जो है इसकी फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि
ये प्रमोट करता है क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल्स। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अच्छे से जो भी पानी के सोर्सेज हैं, वाटर बॉडी के जो भी सोर्सेज हैं, वेल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनकी साफ़ सफाई रहे, वो पल्यूट ना हो। ठीक है। दूसरा ये है कि ये कोऑर्डिनेट करे। जो सेंटर बोर्ड का क्या काम होता है कि ये कोऑर्डिनेट करता है स्टेट बोर्ड के साथ। हर एक मतलब अगर हम एक कंट्री लेते हैं, उसमें बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है। तो सेंटर जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसका काम है कि वो सारे स्टेट्स के स्टेट बोर्ड्स के साथ वो अपना कोऑर्डिनेशन रखे, और जो भी डिस्प्यूट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, वाटर बॉडी से रिलेटेड, उसको वो सॉल्व करे। ठीक है। और सेंट्रल बोर्ड का ये है कि वो टेक्निकल असिस्टेंस दे। ठीक है। कोई भी मदद चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, ट्रेनिंग कैंप जो ऑर्गेनाइज करने हैं, ताकि लोगों को जो भी स्टेट बोर्ड में या इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने में अपना मदद देते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। जब उनके पास कुछ ट्रेनिंग होगी, जब वो एक्सपर्टाइज होंगे किसी ऐसे फील्ड में जो वाटर पोल्यूशन का फील्ड है, उसमें एक्सपर्टाइज होंगे, और रिसर्च करना है कि कहीं पे अगर पोल्यूशन है, उससे रिसर्च कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है, कितना लिमिट तक ये पोल्यूशन है, कितना हज़ार्ड फैला सकता है, इनके बारे में सारा रिसर्च करना, और हम किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम को। इन सारे के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी मदद देती है स्टेट बोर्ड को, ताकि स्टेट बोर्ड अच्छे से काम कर सके। तो इसको टेक्निकल असिस्टेंस, गाइडेंस और कैंप्स लगाने पड़ते हैं, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, रिसर्च एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो ये वो अपना काम करता है। और इसके पास क्या है कि ये ले डाउन करता है स्टैंडर्ड्स, मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हिसाब से ये उनको बताएगा तुम्हारे इधर पे ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ मतलब इतना ही लिमिट है कि कितना कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री निकाल सकती है बाहर, जो भी पोल्यूशन है निकाल सकती है, और उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, उस पोल्यूशन को कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे ट्रेड एफिलेंट को ट्रीटमेंट करना है, ये सारी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड लेआउट करता है, स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। मतलब हर एक फैक्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड मेंशन किया गया हो कि आपको अगर ये पोल्यूशन निकला, आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, पूरे अच्छे स्टैंडर्ड से कितना आप निकाल सकते हो और कितना आपको ट्रीट करना है, ये सारे ले डाउन करता है स्टैंडर्ड्स सेंटर बोर्ड। ठीक है। ये क्या करता है, ये लेबॉर्ट्रीज जो है ये इस्टेब्लिश करता है, रिकॉग्नाइज्ड लेबॉर्ट्रीज। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कैसे पता चलता है, हम जाके टेस्ट करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करता है टेस्ट। इसी तरीके से वाटर का टेस्ट होगा, तब पता चलेगा कि इस एरिया का या जहाँ पे भी जो भी एरिया है उधर का पानी सही है या नहीं। तो जो सेंटर बोर्ड है ये इस्टेब्लिश करता है काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड लेबॉर्ट्रीज, ताकि वाटर सैंपल एरिया का जहाँ भी कोई शक पड़ता है या इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ के वाटर बॉडी का टेस्ट करता है, उधर वाटर सैंपल लेके लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट करता है। तो वो सेंटर बोर्ड ही हैं जो इस्टेब्लिश करते हैं ऐसे रिकॉग्नाइज्ड लेबॉर्ट्रीज। अब है हमें पढ़ना फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड। सेंटर बोर्ड हमने पढ़ लिया, स्टेट बोर्ड पढ़ते हैं। स्टेट बोर्ड का ये होता है कि ये इन कोलैबोरेशन विथ सेंट्रल बोर्ड ही काम करता है। ये भी ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग, और जो इसको स्टेट लेवल अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, उधर पे ये ट्रेनिंग कैंप्स लगाएगा। वाटर पोल्यूशन प्रोग्राम जो है कैसे उसको हैंडल करना है ये वो करेगा। सेंटर बोर्ड के साथ ये पूरा कोलैबोरेशन रखता है। ठीक है। और ये जो ट्रेड एफिलेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो भी पानी बाहर निकलता है वेस्ट वाटर, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वहाँ से जो एफिलेंट है उसका डिस्पोजल किस तरीके से किया जाता है। तो ये इफ़ेक्टिव मेथड्स होने चाहिए डिस्पोजल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, रीयूज़ ऑफ वेस्ट वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्पेक्शन करता है।
हर एक जगह हर जो इंडस्ट्री है फैक्ट्री में जाके इंस्पेक्शन करता है कि क्या उधर पे ऐसी चीज़ें मतलब इम्प्लीमेंट हुई हैं, क्या टेक्निक्स डाली गई हैं, उधर पे क्या यूज़ किए जाते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, रीयूज़ किस तरीके से किया जाता है, वो सब इंस्पेक्शन करता है स्टेट बोर्ड। ठीक है। और ये भी ले डाउन करेगा स्टैंडर्ड्स किसके लिए, कि ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है सीवेज का, ट्रेड्स का, इफिलेंट्स जो भी डिस्चार्ज किया जा रहा है बाय एनी सोर्स, इंडस्ट्री हो, हमारा डोमेस्टिक सोर्स हो, कहीं से भी जो भी ट्रेड इफिलेंट निकल रहा है, जो भी सीवेज निकल रहा है, उसको जब डिस्चार्ज किया जा रहा है स्ट्रीम में, किस लेवल तक का हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, उस सब के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। तो वो स्टेट बोर्ड बनाती है। ठीक है, अपने अपने स्टेट्स के लिए। हर एक स्टेट का तो सेम नहीं रहेगा ना। हर जैसे अगर हम देखेंगे मुंबई है, हैदराबाद है, ऐसे ऐसे जगह पे क्या है कि इनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है काफ़ी है, इनका स्टैंडर्ड जो होगा जो स्टैंडर्ड्स रखे गए होंगे वो अलग होगा। अभी जैसे हमारा जम्मू कश्मीर, इधर इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो इधर का पोल्यूशन लेवल अलग हो हिसाब से होगा। तो हर एक स्टेट का एक अलग अलग तरीके से अपनी अपनी स्टेट बोर्ड जो है वो ले डाउन करती है स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ सीवेज इफ्लुएंट जो डिस्चार्ज किया जाता है कल को स्ट्रीम में। एकदम से अगर हम ऐसे ही बिना किसी ट्रीटमेंट के सीवेज में डाल दिए तो पूरा जो वाटर बॉडी है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। और ये भी स्टेट बोर्ड भी सेंटर बोर्ड की तरीके से ही इस्टेब्लिश करती है लेबॉर्ट्रीज़, ताकि हर जगह पे, क्योंकि एक ही लेबॉर्ट्री होगी तो इतना सारा पानी का सैम्पलिंग कैसे होगी, पानी की टेस्ट कैसे होगा, तो इसीलिए ये अलग अलग जगह पे भी लेबॉर्ट्रीज़ बनाती हैं ताकि एनालिसिस हो वाटर सैंपल्स का, रिसर्च कंडक्ट हो, क्यों है इसमें इतना गंदगी, ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स जो हैं वो देखे जाएंगे वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड। तो ये स्टेट बोर्ड इसमें मदद करती है कि वो इस्टेब्लिश कर सके ऐसी लेबॉर्ट्रीज़। अब हम देखेंगे जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, उनका क्या पावर है। पावर जो है ये उसका कि वो इंफॉर्मेशन ले सकती है स्टेट बोर्ड से। किससे? स्टेट बोर्ड से लेगी, किससे रिलेटेड लेगी, जो भी पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो हवा का हो रहा है, वाटर का हो रहा है, बट हम यहाँ वाटर का पढ़ रहे हैं, तो वो स्टेट बोर्ड से वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, जो भी सर्वे हुआ है, कंडक्ट जो भी सर्वे हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट ऑब्टेन कर सकती है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसके पास ये अथॉरिटी होती है कोई भी फंक्शन करने की। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से वो ले सकती है। ठीक है। उसके पास पावर होता है कि वो किसी भी सोर्स, कहीं पे जाके भी वो कोई भी वाटर का सैंपल ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने मतलब तरफ से वो कहीं पे भी एंटर कर सकती है, किसी जगह पे भी इंस्पेक्शन कर सकती है, ताकि अपनी जो उसकी फंक्शन है, जो कहीं पे भी उसको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये इंस्पेक्शन एंट्री किसी जगह पे भी कर सकती है। उसको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसके पास अथॉरिटी इस एक्ट के अंडर है कि वो कहीं पे भी इंस्पेक्शन, किसी भी प्लेस, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में जाके जहाँ उसको शक लगता है कि इसके ज़रिए किसी को जो हमारा वाटर बॉडी है उसको नुकसान हो रहा है, उसके पास पावर है कि वो ऐसे मतलब अगर कहीं इंडस्ट्री या फैक्ट्री से पोल्यूशन निकल रहा है तो उनको रोक सकता है। उनका जो डिस्पोजल हो रहा है पोल्यूटिंग मैटर का स्ट्रीम या वेल में, उनका वो डिस्पोजल वो रुकवा सकता है, प्रोहिबिट करवा सकता है। उसके अंदर अथॉरिटी है, वो कल को बंद भी करवा सकता है। अगर इंडस्ट्री, फैक्ट्री या जहाँ से भी वो सोर्स निकल रहा है, अगर वो उसको ट्रीट करके बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो इसके पास अथॉरिटी है, वो रोक भी सकता है उन फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को। इस एक्ट के अंडर जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं बोर्ड ने, चाहे वो सेंटर है या स्टेट बोर्ड, क्योंकि पहले तो सेंटर बोर्ड ही बना है, तो उसने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की हैं जो इस एक्ट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ऑक्यूपाइज़ है एक ऐसा पर्सन जिसके पास कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ अ फैक्ट्री और द प्रीमाइसेस, मतलब एक तरफ से ऑनर है उस फैक्ट्री का और उस प्रीमाइसेस का। तो अगर इस एक्ट में कहीं जगह पे भी ऑक्यूपाइज लिखा है, तो ऑक्यूपाइज वो होता है, वो पर्सन होता है जिसके पास फैक्ट्री के जो भी अंदर काम हो रहे हैं, जो भी अफेयर्स हैं, उसका कंट्रोल उस ऑक्यूपाइज के पास है, उस पर्सन के पास है। ठीक है। दूसरा है आउटलेट। इसमें
ऐसी पाइप्स, ऐसे चैनल्स जो सीवेज या ट्रेड इफलेंट को लेके जाते हैं, ठीक है। आउटलेट हुआ जहाँ से भी वेस्ट वाटर जो है इन पाइपों के थ्रू बाहर जा रहा है। कोई भी कंडक्ट पाइप या चैनल कैरिंग सीवेज और ए ट्रेड इफलेंट, ठीक है। और है पोल्यूशन। पोल्यूशन आपको पहले ही पता है। कंटेमिनेशन, किसी भी ऐसी चीज़ का हो जाना, किसी में भी, चाहे हवा है, पानी है, ज़मीन है, किसी पे भी ऐसी चीज़ों का अल्टरेशन होना, किसी ऐसी चीज़ों का ऐड हो जाना जिसकी वजह से सब्सटेंस का फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाए। अब इस एक्ट में है तो ये वाटर से रिलेटेड एक्ट है, तो यहाँ पे पोल्यूशन का मतलब है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, पानी का गंदा हो जाना, उसमें कुछ न कुछ चले जाना, कंटेमिनेट हो जाना, जो उसके अंदर नहीं था वो ऐड हो जाना, कंटेमिनेट हो जाना, ठीक है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर या पानी की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी पानी की वो चेंज हो जाए, वो होता है पोल्यूशन। तो इसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद एक और टर्म आता है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है इफिलेंट, किसी भी सीवेज सिस्टम से जो बाहर निकल रहा है या सीवेज का डिस्पोजल वर्क वहाँ से जो इफिलेंट निकल रहा है उसको प्रिस्क्राइब्ड नाम दिया गया। इसमें एक टर्म यूज़ की गई प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड यहाँ वो इस एक्ट में माना जाता है कि ये वो इफिलेंट है जो सीवेज सिस्टम से या सीवेज डिस्पोजल वर्क से निकला गया है, ठीक है। सीवर, सीवर का मतलब कोई भी कंडक्ट पाइप या चैनल, वो ओपन भी हो सकती है, वो क्लोज भी हो सकती है, जो कैरी करती है सीवेज या ट्रेड इफिलेंट, मतलब गंदगी, चाहे वो डोमेस्टिक से निकलती है, चाहे वो किसी इंडस्ट्री, चाहे वो फैक्ट्री से निकलती है, वहाँ से निकल रही है। दूसरा है सीवेज, ये भी इफिलेंट है, मतलब कहीं सीवेज सिस्टम से, सीवेज डिस्पोजल से, ठीक है, ये सारा इफिलेंट निकल रहा है, उसको सीवेज बोलते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रीम। स्ट्रीम सीधी बात है कोई भी वाटर बॉडी, चाहे रिवर ले लो, इनलैंड वाटर ले लो, सी और टाइडल वाटर ले लो, वाटर कोर्स ले लो, सब टेरेन वाटर ले लो। स्ट्रीम जब भी कोई हम क्या बोलते हैं वो फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री होती है, जब अपना वो डिस्चार्ज करती है, डिस्पोज करती है अपना वेस्ट वाटर, वो हम लिखते हैं कि वो स्ट्रीम में डालती है। अब यहाँ पे स्ट्रीम क्या क्या आ सकते हैं, मतलब इस एक्ट में बता दिया गया है कि स्ट्रीम क्या क्या हो सकते हैं। ये जो है रिवर, इनलैंड वाटर, सी और टाइडल वाटर, वाटर कोर्स, सब ट्रेन वाटर, ये हैं यहाँ पे स्ट्रीम, ठीक है, इनमें जा सकता है। तो इनमें कल को पोल्यूशन हो गया तो इस एक्ट के अंडर ये स्ट्रीम्स को मेंशन किया गया है कि इनमें ऐसे ही कुछ डिस्चार्ज नहीं डालना है। ये जो है एक्ट, ये इन स्ट्रीम्स को पूरा प्रोटेक्शन करने के लिए ही बना है। इसके बाद है ट्रेड इफिलेंट, कोई भी लिक्विड, सॉलिड, गैसेस सब्सटेंस जो किसी भी प्रेमाइजेस से निकलता है, किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी इंडस्ट्री से बाहर निकले, इफिलेंट बाहर निकले, ट्रेड इफिलेंट इस फॉर्म में निकले, तो वो पोल्यूशन है। और अगर वो स्ट्रीम में जा रहा है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड ऊपर स्ट्रीम थे तो वो उनको पोल्यूट कर रहा है। तो इस एक्ट के अंदर ये सारी टर्म्स को मतलब यही है कि ये हमें समझाते हैं कि अगर ये कहीं पे भी एक आम इंसान के लिए अगर ये टर्म्स दी गई हैं, उसको डिफ़ाइन भी किया गया है आगे कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है कि इस स्ट्रीम में ऐसा ऐसा पोल्यूशन हो रहा है तो वो अंडर ऑफेंसिव है, वो हम इसको कल को इस एक्ट के अंडर वो बंदे को, वो जो ऑनर होगा, ऑक्यूपाइज होगा, उसको पनिश हो सकता है। अब इस एक्ट के कुछ मेरिट्स हैं वाटर एक्ट के। ये क्या करता है, ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को ये रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर, उन दोनों के ऊपर इसकी पकड़ है। चाहे गवर्नमेंट की कोई भी अगर फैक्ट्री है, गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट के थ्रू जो रन हो रही है, ये उनके ऊपर भी पूरी अपनी पकड़ बनाता है। और अगर प्राइवेटली जो भी बना अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री या किसी तरीके से भी जो इफिलेंट बाहर निकल रहा है, उनके ऊपर भी इस एक्ट का पूरी पकड़ है। वो दोनों को पनिश भी कर सकती है, दोनों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगा सकती है, ठीक है। ये एक्ट जो है इसका बहुत ही वाइडर रेंज होता है वाटर बॉडीज़ में। जितने भी फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं, ये अपना एक्ट हर एक लगभग वाटर बॉडी के ऊपर काम करता है, ठीक है। किसी भी टाइप की वाटर बॉडी हो उसको ये पोल्यूट नहीं होने देता है। ये एक्ट हर एक वाटर बॉडी,
कहीं पे भी अगर वाटर बॉडी गंदी हो रही है तो ये एक्ट उस पे लगेगा, और जिस बंदे के थ्रू ये हो रही है, जिस प्रीमाइसेस, उसके ऊपर ये अपना कानून लगा के जो भी पनिशमेंट, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो ये एक्ट करवा सकता है। ठीक है, इस एक्ट के जो भी बंदे अपॉइंटेड होंगे, इंस्पेक्टर होगा, जो भी होगा, पोल्यूशन कंट्रोल इंस्पेक्टर्स होंगे, जो भी होगा वो काम कर सकता है, कहीं पे भी जाके इंस्पेक्शन कर सकता है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स ही नहीं ले डाउन करते हैं किसी के लिए कि आपको इस स्टैंडर्ड के अंडर ही काम करना है, ये वो तो करते ही हैं, और वाटर पोल्यूशन को भी मॉनिटर करते हैं। अगर कोई बंदा नहीं दे पाए, अगर बंदा फेल हो जाए टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्चार्ज इफिलेंट, अगर किसी ने फैक्ट्री डाली है बट वो पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि उसकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री से क्या क्या चीज़ें बाहर डिस्चार्ज हो रहा है, कितना वेस्ट वाटर बाहर निकल रहा है, कितना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट हो, गैसेस वेस्ट हो, जो भी चीज़ें बाहर निकल रही है वो स्ट्रीम में किस हद तक जा रही है, और अगर अनट्रीटेड जा रही है तो कैसे जा रही है, क्यों जा रही है। अगर एक बंदा जिसके पास ये फैक्ट्री है वो नहीं बता पाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, सेंटर या स्टेट बोर्ड को, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। उसको लगभग 3 महीने की जेल होती है, और फाइन होता है उसको 10,000 का। अगर उसने ऑर्डर ओबे नहीं किया तो पेनल्टी फिर बढ़ जाएगी, एडिशनल फाइन फिर से लगेगा, 5,000 पर डे उसको देना पड़ेगा अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। अगर कल को सेंटर या स्टेट बोर्ड की तरफ से कोई भी इंस्पेक्शन के लिए किसी भी फैक्ट्री में चला जाता है, पर फैक्ट्री वाला बताता ही नहीं है कि उसका कितना बाहर डिस्चार्ज हुआ है किसी भी वाटर बॉडी में, उसकी फैक्ट्री ने जब काम किया वहाँ से कुछ ना कुछ वेस्ट निकला, वो वेस्ट का डिस्चार्ज उसने कहाँ पे किया और कैसे किया, क्या ट्रीटमेंट के बाद किया या ट्रीटमेंट विदाउट ट्रीटमेंट किया, अगर ट्रीटमेंट भी किया कौन से मेथड्स यूज़ किए, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर उसने नहीं दी और उसकी वजह से वाटर का पोल्यूशन होता गया तो उसको पेनल्टी लगती है 3 महीने की और 10,000 का जो फाइन लगता है। और अगर ऑर्डर नहीं वो मानता है इस चीज़ को तो पेनल्टी बढ़ती जाएगी, 5,000 उसको पर डे देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस एक्ट के कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जो सेक्शन 48A इस कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर पोल्यूशन का, उसको प्रूव करना पड़ता है कि जो उसने गलती की है कल को अगर वो प्रूव करेगा ना कि उसकी नॉलेज में नहीं हुआ है, कहीं से गलती से हो गया है, किसी से हो गया है, तो उसको बच जाता है वो उस टाइम पे। तो ये थोड़ा बहुत एक डिमेरिट है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए एक थोड़ा फेवर है कि पर्सन जो है अगर उसने प्रूव कर लिया कि ये जो गलती हुई, ये जो डिस्चार्ज हुआ, ये उसकी नॉलेज में नहीं था। क्या करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्री के या फैक्ट्री के ऑनर, वो अपने आप को इन्वॉल्व करते तो हैं, एक तरफ से होता तो उन्हीं की पूरा कंसेंट से है, मगर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये भाई मेरी गलती नहीं थी, ये अचानक से भी हो गया, हमें पता नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ जोल कर देते हैं, एकदम से अपने सिर से उतार देते हैं। तब यहाँ पे सेक्शन 48 उनको बचा देता है, तब उनकी नॉलेज में नहीं है तो वो बच जाते हैं, फिर उनको आगे पेनल्टी नहीं लगती, फिर इनको आगे वार्न किया जाता है कि अब नहीं करना, पर जो उन्होंने अभी तक किया होता है उसके ऊपर कुछ होता नहीं है। और जो स्टैंडर्ड्स फॉर परमिसेबल, कितना परमिसेबल है, कितना हम डाल सकते हैं इफिलेंट बाहर, कितना डिस्चार्ज हम बाहर कर सकते हैं, कितना नहीं है, जो है किसी लिमिट कितना रखा गया है हर एक इफिलेंट का, उसको हमें ले डाउन करवाना है, जो पूरी तरह से एक ही कॉमन तरीके से सबका बता दिया गया है। मगर ऐसा होना चाहिए कि कितना परमिसेबल है और कितना इम्परमिसेबल है, ये लिमिट्स को अच्छे से प्रॉपरली डिफाइन किया गया होना चाहिए। तो जो इस एक्ट में थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये एक्ट अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो तो ये जो है इस एक्ट में 40A एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, असल में अगर देखा जाए इसमें ये भी है कि स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करवाएगी और इम्प्रूव करेगी अपने एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ, कंट्री को, तो ये भी इसके अंदर फ़ायदा ही है। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर अगर देखा जाए ये हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, चाहे वो फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है, कोई भी लिविंग क्रिएचर है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है
इसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, कंजर्वेशन है, तो उसमें हमारी ड्यूटीज़ आती हैं। फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम इनको प्रोटेक्ट करें, पानी को गंदा ना करें, क्योंकि हम लोग भी पानी को गंदा करते हैं, ना कि सिर्फ फैक्ट्री और इंडस्ट्री। हम लोग दरिया पे जाके कपड़े धोते हैं, पैसे धोते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमारे थ्रू भी हो रही है ना। तो ये अगर देखा जाए, ये एक्ट की पेनल्टीज़ हम पे भी पड़नी चाहिए, होनी भी चाहिए। तो इसीलिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें जो है इस एक्ट के अंडर ये हमेशा इंश्योर कराना है कि हम भी प्रोटेक्शन करवाए, वाटर जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करें, प्रिवेंशन करें, ना कि यहाँ से एडप्ट करें। हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर नहीं छोड़ सकते। कुछ ड्यूटी हमारी भी है कि हम कैसे इंश्योर कराएं कि जो कंट्रोल हो रहा, ये जो पोल्यूशन का कंट्रोल हम किस तरीके से कर सकते हैं।